नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं हीरा लाल, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महिला महाविद्यालय तारानगर में आपका फिर से स्वागत है। आज हम स्नातक द्वितीय वर्ष विषय हिंदी में पद्माकर कवि के ऋतु वर्णन के बारे में अध्ययन करेंगे। उन्होंने रीतिकाल में ऋतु वर्णन का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है और यहाँ पर कवि ने ऋतुराज वसंत के मनोरम प्रभाव को सुंदर चित्रण किया है। कवि लिखते हैं, कूलन में, केलिन में, कच्छारन में, कुंजन में, क्यारिन में, कलिन किलकंत है। यहाँ पर कवि बसंत ऋतु की प्राकृतिक सुषमा का मनोहर वर्णन करते हुए कवि कहता है कि यमुना के तटों पर पशु पक्षियों एवं अन्य प्राणियों की एकांत की क्रीड़ाओं में कच्छारों में, वन उपवन में, कुंजन वन उपवन कुंजों में, फूलों की क्यारियों में, सुंदर कलियों में बसंत किलकारी भर रहा है। अर्थात वसंत की शोभा छाई हुई है। आगे कवि कहते हैं, कहे पद्माकर प्रागन में पौन हूँ में, पानन में, पीकन में, पलासन में पंगत है। कवि कहते हैं कि फूलों की पराग में पौन हूँ, पवन में, पानन पत्तों में, पीकन कोयल के कंठों में और पलाश की झाड़ियों में, पलाश की झाड़ियों, पंगत है, पुष्पों में बसंत की सुषमा है वो फैल रही है। द्वार में, दिशान में, दुनी में, देश देशन में देखो दीप, दीपन में दीपत दिगत है। कवि कह रहे हैं, द्वार यानी कि घर के द्वारों पर सभी दिशाओं में, दिशान में मतलब सभी दिशाओं में, दूनी में यानी सारे संसार में, देश देशन में, देश देश में, दीप द्वीप में, दीप दीपन में यानी कि दीप द्वीप में अर्थात धरती के समस्त वातावरण में बसंत ऋतु की मनोरम प्राकृतिक छटा आलोकित हो रही है। दिग्गत माने समस्त दिशाओं में, दीपत माने आलोकित हो रही है। बिठिन में, बार्ज में, नबेलिन में, बेलिन में, बनन में, बागन में बगरू है बसंत। कवि आगे कह रहे हैं कि वर्ज की गलियों में, बिठिन मतलब गलियों में, बार्ज में यानी कि सारे वर्ज में, नबेलिन में, नबेलिन का मतलब होता है नव युवतियों या नव वधुओं में, बेलिन में यानी कि लताओं में, बनन में यानी कि वन में और बागन में यानी कि बागों में सर्वत्र ऋतुराज बसंत फैला है। बगरो वसंत यानी कि बगरो मतलब फैला है। इस तरह बसंत के आगमन से संपूर्ण
प्रकृति तथा जड़ चेतन जगत अत्यधिक शोभायमान हो रहा है। इसमें अनुप्रास और यमक अलंकारों का प्रयोग हुआ है। कवित छंद है इसमें। अन्य रीतिवादी कवि आचार्यों की भांति बसंत ऋतु का सरस चित्रण किया गया है और इसमें वर्णन की स्थूलता एवं उद्दीपन रूप में वस्तुओं पदार्थों की शाब्दिक योजना होने से दृश्य विधान बड़ा सुंदर बन पड़ा है। इसके आगे है ओरे भांति कुंजन में गुंजरत भोर भीर ओरे झोर झोरन में बोरन के हवे गे। इसमें कवि वसंत की प्राकृतिक शोभा का चित्रण करते हुए लिखते हैं कि लता कुंजों में भौरों के झुंड, लता कुंजों में भौरों के झुंड अब अन्य ही प्रकार से गुंजन करने लगे हैं। औरन भांति यानी कि अन्य ही प्रकार, कुंजन में लताओं के कुंजों में भौर भीर यानी कि भौरों का झुंड, औरन भांति यानी कि अन्य ही प्रकार का गुंजन है वो करने लगे हैं। और जोर जोरन में बोरन के हवे गयो। अब आगे लिखते हैं कि आम की मंजरियां के गुच्छों में भी अनोखी मादक गंध व्याप्त हो गई है। जोरन मतलब समूह है या गुच्छों में, बोरन का मतलब होता है आम की मंजरियों में है वो अन्य या अलग ही तरीके की अनोखी मादक गंध है वो व्याप्त हो गई है। कवि पद्माकर कहते हैं कहे पद्माकरे सू ओरे भांति गलियन में। कवि पद्माकर कहते हैं कि इस मनोरम काल या समय में गलियों में छलिया छबीले छेल और छवि छवे गए। गलियों में छलिया नायक एक अन्य ही शोभा को धारण कर रहे हैं तथा उनकी रसिकता कुछ विशिष्ट व्यक्त हो रही है। कहने का तात्पर्य है कि वसंत आने के बाद में जो छलिया नायक होते हैं वो अन्य ही प्रकार की शोभा धारण कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इस मनोरम काल में उनमें अनेक परिवर्तन है वो देखने को मिल रहे हैं। इसीलिए पद्माकर जी कहते हैं कहे पद्माकर शू औरो भांति गलियन में छलिया छबीले छेल और छवि छवे गए। और भांति विहग समाज में आवाज़ होती और अब पक्षियों के झुंड में भी बड़ी सुंदर कलरव ध्वनि करने लग गए हैं, या पक्षियों के झुंड में भी बड़ी सुंदर कलरव ध्वनि है वो होने लगी है। ऐसे ऋतु राज के नए आज दिन दबे गए। अभी कहते हैं कवि कहते हैं कि अभी ऋतुराज बसंत के 2 दिन भी नहीं बीते हैं तो भी सब और आनंद और रस, ओरे रस यानी कि ओरे रीति ओरे राग ओरे रंग यानी कि सब और आनंद क्रियाकलाप और राग एवं रंग कुछ अन्य ही हो गया है, यानी कि और ही प्रकार का हो गया है, इसमें परिवर्तन हो गया है। ओरे तन ओरे मन ओरे मन वन हवे गयो, यानी प्राणियों के तन और मन भी और ही प्रकार के हो गए हैं तथा वनों की प्राकृतिक शोभा भी अनोखी लग रही है। इस प्रकार सब तरह एवं सभी पदार्थों में वसंत ने अपने वैभव का प्रसार कर दिया है। इस कवित्व में वसंत ऋतु की प्राकृतिक शोभा एवं उसके प्रभाव का सुंदर चित्रण किया है। श्रृंगार रस का सुंदर परिपाक हुआ है। अनुप्रास यमक अलंकारों का प्रयोग हुआ है
इसके बाद में अगले कविता में लिखा है, चंचला चमाके चहूँ और ते चाहे भरी, चरजी गई ती फेरी चरजन लागी री। चंचला माने होता है बिजली और चरजी माने होता है चमकना। कवि वर्णन करते हुए कहता है कि चारों ओर बिजलियां चाहे से भरकर अर्थात लगातार चमकने लगी तो फिर निरंतर चमकती जा रही है। चरजी गई फेरी चरजन लागी, यानी कि उसके बाद में वो लगातार क्या है, चमकती ही जा रही है। बिजली का चमकना है वो निरंतर चल रहा है। कहे पद्माकर लवंगन की लोनी लता। लोनी का मतलब होता है लावण्य युक्त। लवंगन का मतलब होता है लवंगन यानी कि लौंग। कवि पद्माकर कहते हैं कि लौंग की सुकुमार लताएं जब एक बार कंपित होने लगती है। कहे पद्माकर लौंगन की लोनी लता लरज गई तो फिर लर्जन लागी रे। जब एक बार लरज जाती है, लर्जना का मतलब होता है यहाँ पर कंपित होना, तो फिर वो क्या है, निरंतर कंपायमान हो रही है, यानी कि उनका हिलना जुलना लगातार चल रहा है। कैसे धरो धीर बीर त्रिविध समीर तन। ऐसे में नायिका नायक को लक्ष्य कर कहने लगी है कि हे प्रियतम, ऐसे मनोहर या मनोरम समय में मैं कैसे धैर्य धारण करूं। कैसे धरो धीर बीर, क्योंकि त्रिविध समीर तन, क्योंकि अब शीतल मंद और सुगंधित तीनों तरह की हवाएं मेरे शरीर को कंपित एवं भयभीत कर रही है। क्या कर रही है, त्रिविध समीरे। त्रिविध समीर तीन प्रकार की पवनें कौन कौन सी है, एक तो शीतल, एक मंद, एक सुगंधित। ये तीनों प्रकार की हवाएं हैं, वो मेरे शरीर को कंपित एवं भयभीत कर रही है। और अब ये तीनों तरह की हवाएं हैं वो निरंतर क्या है, बढ़ती हुई वियोग वेदना से ग्रस्त मेरे शरीर को कंपित कर रही है। जैसे तरज गई ती फेरी तरजन लागी री। तरज माने डराना या कंपित करना। एक बार उसने डरा दिया या कंपित कर दिया है तो उसके बाद वो लगातार मुझे कंपायमान कर रही है या फिर डरा रही है। घुमड़ी घमंड घटा गन की घनेरी अबे गरजी गई ती फेरी गर्जन लागी रे। इसके बाद बादलों की गर्वीली घटा। घमंड घटा का मतलब होता है गर्वीली घटा। घुमड़ी मतलब उमड़ कर आना, घमंड घटा यानी कि गर्वीली घटा। बादलों की गर्वीली घटा उमड़ घुमड़ कर गरजने लगी। गरजी गई तो फिर गर्जन लागी रे, यानी फिर वो लगातार है वो गरज या तरज कर रही है, अर्थात निरंतर गर्जना करती हुई मुझे व्यथित कर रही है। इसमें कवि ने प्रकृति का चित्रण उद्दीपन रूप में किया है। वर्षाकालीन परिवेश का चित्रण स्वाभाविक रूप में हुआ है। इसमें अनुप्रास और यमक अलंकार है। कवि ने यहाँ पर वियोग श्रृंगार की मति दशा निरूपण का, वीर्य व्यथा का भी निरूपण है वो किया है। आज के इस वीडियो में हमने पद्माकर कवि के तीन कविताओं के बारे में अध्ययन किया है और इनकी भाषा है वो व्रज भाषा है। धन्यवाद।